हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सीवीएस का एक अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शॉक। एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं कि शॉक क्या है, ये कब होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो लेट्स सी कि शॉक है क्या। शॉक कोई भी ऐसा सिचुएशन है जब टिश्यू तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, एज अ रिजल्ट इश्चीमिया होगा। क्योंकि ऑक्सीजन भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो टिश्यू की डेथ होगी, दैट इज़ नेक्रोसिस। एंड क्योंकि टिश्यू की डेथ हो रही है तो हो सकता है कि ऑर्गन फेलियर भी हो जाए अगर उसे वक्त रहते रिवर्स ना किया गया तो। अगर हम वर्ड्स में बात करें तो शॉक इज़ एनी सिचुएशन in which there is inadequate tissue perfusion that can result in ischemia followed by necrosis and then possibly even organ failure if not reversed. तो ये थी शॉक की डेफिनेशन। अगर टाइप्स में जाने तो ये 4 तरह के होते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब कि जब ब्लड वॉल्यूम लो होने के कारण टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा टिश्यू तक। या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जब ब्लड के पैसेज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो। और है अगला डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो कि फर्दर 3 तरह के होते हैं, सेप्टिक, एनाफाइलेटिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। इनके बारे में डिटेल में हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, कैसे होता है। एज द नेम सजेस्ट, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब ब्लड वॉल्यूम लो होने के कारण ये शॉक प्रोड्यूस हो रहा है। तो ब्लड वॉल्यूम लो क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉजेज? इट कुड बी ड्यू टू ब्लड लॉस या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ट्रॉमा हो सकता है या फिर सर्जरी के दौरान, पोस्टपार्टम हेमरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है ये, या फिर अदर देन डायरेक्ट ब्लड लॉस जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया या 3 डिग्री बर्न। इन सब के कारण जो वॉल्यूम है ब्लड का वो लो होता है जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, टिश्यू की डेथ हो रही है। दैट कॉज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इस शॉक के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला है हाइपोटेंशन। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम लो है तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा एंड इट विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन। अगला है रैपिड एंड 3D पल्स, मतलब पल्स बहुत ही रैपिड होगी। और स्किन अगर हम देखें तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि स्किन कोल्ड होती है, पेल होती है और कालमी दैट इज मॉइस्ट होती है। तो ये उसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्किन को देख करके हम कह सकते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो हमारा वो रैपिड तो होगा बट शैलो होगा, मतलब हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे पर एक बार में ज़्यादा एयर हम इनहेल नहीं कर पाएंगे, शैलो ब्रीदिंग होगी। और प्यास बहुत लगती है दैट इज़ एक्सेसिव थर्स्ट। अगली बात हम करें तो वो होगी कार्डियोजेनिक शॉक की। नाम से अगर हमें कॉज देखें तो इट इज़ व्हेन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज़ इनएडिक्वेट, मतलब हमारे हार्ट में डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण पंपिंग एक्टिविटी नहीं है अच्छी, जिसके कारण टिश्यू तक सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। एंड इट कुड बी ड्यू टू मायोकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, या फिर वॉल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होंगे, वॉल्व डिसफंक्शन, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होगा दैट इज एरिदमिया, या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। इन सब के कारण क्या होता है, कार्डियक आउटपुट लो होगा और लंग्स में और विसरा में कंजेशन फील होगा, जिसके कारण इस शॉक को पॉपुलरली कंजस्टेड शॉक भी कहते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक इज ऑल्सो नोन एज कंजस्टेड शॉक। द नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, मतलब जब कार्डियक आउटपुट लो होगी ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर कार्डियक टेम्पोनेट या टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इन सब केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक प्रोड्यूस होता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इस शॉक की
स्पेशल बात है कि यहाँ ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, जिसके कारण सिस्टमिक वस्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। तो हम जितने भी शॉक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उन सब में रीज़न यही होगा कि वासोडाइलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक वर्ड का मतलब ही होता है इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन या पॉइजनस चीज़ के कारण हुआ, जैसे कि इट इज़ ड्यू टू अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके कारण होता है सेप्टिक शॉक और रिजल्ट क्या होगा कि हमें हाई फीवर होगी एंड वासोडाइलेशन जो कि मेन इनकी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट हाई परमेबिलिटी होगी, प्लाज्मा लीक होगा और ब्लड प्रेशर लो होगा, जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट में टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। अगला है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलिसिस वर्ड का मतलब ही है कि कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। तो एनाफाइलेटिक शॉक इज ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बी स्टिंग, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी जैसे कि पेनिसिलिन लेने से किसी किसी को होता है। इन सब में होता क्या है, हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन क्या करता है, इट कॉज वासोडाइलेशन जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंड इट इंक्रीजेस परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स और यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट सफिशिएंट अमाउंट में वेनस रिटर्न नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं होगा, तो टिश्यू तक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा। अगला और लास्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, देयर इज सडन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू डिक्रीज इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्लड फ्लो। हम या फिर हम कहें देयर इज सडन ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टेड इन मार्क्ड वासोडाइलेशन। मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है कि इंसान बेहोश हो जाता है क्योंकि मे बी उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा, तो वो अपना कॉन्शियसनेस खो देता है एंड मेन कारण होगा इसका वासोडाइलेशन। मतलब देर इज पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड एसोसिएटेड विथ फेंटिंग, बेहोशी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वासोवेगल सिंकोप। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोजेनिक शॉक। आई होप सो कॉन्सेप्ट अब ईजी होगा एंड कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज़ आस्क एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।